हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 की सरकार में आप भी हिस्सेदार थे। उस समय आप भी इस सदन के माननीय सदस्य थे। उस समय झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते थे, उनके लिए सोचा गया था। उन पर माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री जी बैठे हैं। उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है कि 1989 में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया था। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अनधिकृत कॉलोनीज़ के लोगों को सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके विपरीत लाखों रुपए की बिजली चोरी से इन अनधिकृत कॉलोनीज़ में चली जाती हैं। उन्हें पानी मिल रहा होता है, चाहे कुछ लोगों को मिलता है कि कुछ को नहीं मिलता है, परंतु यदि इन अनधिकृत कॉलोनीज़ को नियमित कर दिया जाए तो डेसू विभाग, जो नियमित रूप से घाटे में चल रहा है, वह घाटे में नहीं जाएगा। पानी आपूर्ति करने की स्थिति भी खराब है। यदि 1210 अनधिकृत कॉलोनीज़ को नियमित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह सब रुक जाएगा और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनीज़ में जो डेंगू जैसे रोग का प्रकोप होता है, तमाम रोग फैलते हैं, पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है तथा इस सदन में भी बराबर इस बारे में आवाज़ उठाई जाती रही है। इस प्रकार से इन अनधिकृत कॉलोनीज़ को नियमित कर देने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। श्री महेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में 49 दिन तक जो धरना चला था, उस प्रतिनिधि मंडल को प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि संसद सत्र की इसी अवधि में ही सरकार द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम उल्लेख करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य इस डीडीए की समिति में हुआ करते थे, उनकी जगह अब दिल्ली राजधानी के लिए जो संशोधन विधेयक आया है, इसका हम जोरदार समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं पर यह भी मांग करना चाहते हैं कि सरकार को दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी इसमें जारी रखना चाहिए, ताकि वे भी इसमें भाग ले सकें और
उनकी इसमें भागीदारी हो सके। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ कि डीडीए के माध्यम से दिल्ली के जिन स्कूल कॉलेजों की समितियों को ज़मीन दी जा रही है उनमें ऊंची दरों से पढ़ाई की व्यवस्था होती है। महोदय, हम अपनी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौर से गुजर रहे हैं तथा इस संबंध में अनेक समारोहों के आयोजन हो रहे हैं। इस वर्ष में हमारी परमाणु परीक्षण जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी रही हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम के उन लाखों आने अनजाने शहीदों को याद किया जिनके बलिदानों से देश को स्वतंत्रता मिली। लेकिन इसके साथ ही यह विडंबना भी रही कि हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के उन योद्धाओं की खोज खबर लेना भूल गए हैं जिनमें से अनेक हमसे प्रतिवर्ष बिछुड़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इन बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति इस समय क्या है, इस बारे में हमें हिमाचल स्वतंत्रता सेनानी परिषद शिमला के अध्यक्ष श्री गौरी प्रसाद का एक पत्र मिला है जिसे हम हिमाचल के मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ यहाँ यथावत प्रकाशित कर रहे हैं। हिमाचल में कभी 2000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इस समय उनकी संख्या लगभग 1200 रह गई है। ये सभी 80 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। कुछ वर्षों के बाद इनमें से कोई शेष नहीं रहेगा। इन स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार विधायकों तथा सांसदों के परिवार से बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो यातनाएं सही थीं, वे किसी पद या स्वार्थ के लिए नहीं सही थीं। उनका लक्ष्य तो केवल देश को दासता से मुक्त कराना था। हमने विदेशी शासन की दासता के विरुद्ध ही नहीं बल्कि प्रदेश की छोटी बड़ी 30-35 रियासतों के राजाओं व राणाओं के दमनकारी शासन से जनता को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया तथा उसके फलस्वरूप वर्तमान हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। इतिहास साक्षी है कि देश की स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भी इन स्वाभिमानी योद्धाओं ने सरकार से अपने लिए कुछ अपेक्षा नहीं की। अपना सब कुछ स्वतंत्रता संग्राम में लगा देने वाले इन सेनानियों के जीवन यापन की नाजुक स्थितियों को देखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने इन्हें कुछ सुविधाएं तथा सम्मान राशि देने का निर्णय किया, जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। दुख की बात तो यह है कि यहाँ हिमाचल में स्वर्ण जयंती वर्ष में अनेक समारोह किए जा रहे हैं। वहाँ इन स्वतंत्रता सेनानियों को किंचित भी सम्मान नहीं मिला। पूर्ववर्ती वीरभद्र सिंह सरकार ने इनको राहत पहुँचाने के लिए जो निर्णय लिए थे, आज ठीक उसके विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है।
पिछले दिनों जंतर मंतर के पास इन बस्तियों के हज़ारों लोगों ने 49 दिन तक धरना भी दिया था। एक रोज़ ऐसा भी आया कि कम से कम 5,000 परिवार अपने बाल बच्चों के साथ ठंड में वहाँ पड़े रहे। यह मंत्री जी को अच्छी तरह ज्ञात भी है। माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री उनके प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी के पास ले गए और उनको आश्वासन मिला कि हम उस पर कार्यवाही करेंगे। यह भी आश्वासन मिला कि अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत किए जाने की कार्यवाही होगी। लेकिन उस बात को बीते 1 महीना हो गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि गरीब मध्यम वर्ग के लोग इन 1210 बस्तियों में परेशान हैं, जिन्हें बिजली, पानी और राशन नहीं मिल रहा है। उनकी जो परिस्थिति है उसको देखते हुए क्या सरकार इसी महीने में संसद के इसी सत्र में ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन बस्तियों को अधिकृत रूप से नियमित कर दिया जाए, उन्हें बिजली तथा पानी का कनेक्शन मिले, राशन कार्ड मिले। मैं यह कहना चाहता हूँ उन्हें सरकारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और राशन कार्ड ना होने की वजह से राशन नहीं मिल पाता। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।